विद्यार्थियों, कंट्रोलिंग प्रोसेस के इस फोर्थ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने दो स्टेप्स जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस के पढ़ लिए थे, जिसमें सर्वप्रथम था प्रगति प्रमापों का निर्धारण, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें हम जो है वो व्यवसाय के उद्देश्यों को, प्रमापों को निर्धारित करते हैं। और दूसरा स्टेप था हमारा वास्तविक प्रगति का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरे स्टेप में हमने जो व्यवसाय में एक्चुअल में कार्य हुआ है, जो वास्तविक कार्य हुआ है, उसकी प्रगति का मापन किया था। और आज के सेशन में हम जो है वो इसके आगे के स्टेप्स जो है वो पढ़ेंगे। तीसरा जो स्टेप रहेगा हमारा, वो है हमारी जो फर्स्ट स्टेप था सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रगति प्रमापों का निर्धारण जो हमने किया, और हमारी जो वास्तविक प्रगति का मापन हमने किया, इन दोनों की तुलना हमने जो है वो इस थर्ड स्टेप में करनी है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। और यहां तुलना करके हमें ये पता चलेगा कि क्या हम अपने उद्देश्यों को, या किस सीमा तक हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है वो सफल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ये हमें जो है वो कंपैरिजन से पता लगता है। जो भी डिफरेंस हमारे रहते हैं उनको हम जो है वो विचलन या डिविएशन बोलते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम जो है वो विचलनों का विश्लेषण करेंगे, कमियों के क्या कारण रहे हैं, अगर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो क्या कमियां रही हैं, उनका विश्लेषण जो है वो इस फोर्थ स्टेप में किया जाएगा। और उसके बाद अंत में जो है वो हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये तीन जो हमारे स्टेप्स हैं, ये हम आज के इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए, तीसरा स्टेप था हमारा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। हम इस चरण पर वास्तविक प्रगति की तुलना जो है वो स्टैंडर्ड से करते हैं, और इससे वास्तविक प्रगति जो एक्चुअल में कार्य हुआ है और जो प्रमापों में विचलन, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम जो है वो कंपैरिजन में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स के साथ करते हैं। और हमारे पास जो ये डिविएशंस आती हैं, जो डिफरेंसेस आते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं और दूसरी पॉजिटिव डिविएशन। कंट्रोलिंग प्रोसेस में जो नेगेटिव डिविएशन है, अर्थात प्रमापित कार्य से कम कार्य होने के कारण का पता लगाना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें जो है वो पॉजिटिव डिविएशन को जानना भी जरूरी है कि किन कारणों से जो है वो हमको जो है वो इतनी तरक्की हुई है। देखो, पॉजिटिव डिविएशन का अर्थ है कि जब हम अपने स्टैंडर्ड से अधिक कार्य कर लेते हैं, हमारी कार्य प्रगति जो है वो अपने स्टैंडर्ड से अधिक हो जाती है। और नेगेटिव डिविएशन का अर्थ है कि जब हम अपने स्टैंडर्ड से को प्राप्त करने में, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है वो असफल रहते हैं, थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो वो हमारी नेगेटिव डिविएशन होती है। तो हमको जो है वो दोनों तरह की डिविएशन के कारणों का पता लगाना होता है। नेगेटिव डिविएशन इसलिए ताकि हमें पता चले कि किन कारणों से हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, और पॉजिटिव डिविएशन हम इसलिए चेक करते हैं कि किस ऐसी क्या क्या हमारी क्रियाएं रही है कि हम अपने उद्देश्य को तो प्राप्त कर ही चुके हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ गए हैं। तो ये दोनों ही डिविएशन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ये जानकारी हमें मिल जाती है कि वास्तविक प्रगति अधिक होने के क्या कारण रहे हैं, तो हम उनमें और अधिक सुधार करके जो है वो फ्यूचर में हम अपनी एफिशिएंसी, कार्यकुशलता जो है वो कर्मचारियों की बढ़ा सकते हैं। तो विभिन्न विचलनों को हम जो है वो इस फिगर से समझेंगे। हमारे पास जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होती है, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए होते हैं सर्वप्रथम, और दूसरा हमारे पास है एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमारी कार्य प्रगति एक्चुअल में हुई है, वास्तविक में हमने जो है वो प्रगति की हुई है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स रहते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें ये पता चलेगा कि डिविएशन किस तरह का रहा है। अब इस एग्जांपल से हम जो है वो इसको क्लियर करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी संस्था जो है या आपका व्यवसाय ये निर्धारित करता है कि हमने जो है वो 10 इकाइयां तैयार करनी है, ये हमारे प्रमापित उत्पादन है। और एक्चुअल प्रोडक्शन मान लीजिए हमारे पास जो है वो हमने 8 ही इकाइयां जो है वो, या 8 ही प्रोडक्ट हम जो है वो तैयार कर पाए हैं। इस तरह से जो है वो हमारे पास परिणाम रहेगा वो नेगेटिव डिविएशन रहेगा। कहने का मतलब है कि हम किसी कारण से जो है वो 2 प्रोडक्ट कम तैयार कर पाए हैं। अब उन कारणों की खोज की जाएगी कि क्यों ये जो है वो 2 प्रोडक्ट हम कम तैयार कर पाए हैं, ऐसे क्या कारण रहे हैं। तो ऐसा डिविएशन हमारा कहलाता है नेगेटिव डिविएशन।
दूसरा है हमारे पास, जब हमारे पास 10 प्रोडक्ट हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमने 10 प्रोडक्ट बनाने हैं और वास्तविक उत्पादन भी 10 इकाइयों का ही होता है, इसका मतलब है हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए हैं। हमने जो प्रमापित उत्पादन सोचा था उतना ही हमारा जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर डिविएशन जो है वो 0 रहेगा, इसे हम शून्य विचलन कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि हमने जितना सोचा था हमने उतना ही प्राप्त किया है। यहाँ पर परिणाम आपका जो है वो 0 डिविएशन रहेगा। यहाँ पर जो है वो कंपनी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई लॉस हो रहा है, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए हैं। और तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी है उसमें यह समझाया गया है कि स्टैंडर्ड आपका है 10 इकाइयां, यानी कि 10 प्रोडक्ट आपने तैयार करने थे, लेकिन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपने 12 प्रोडक्ट्स तैयार कर लिए हैं। और यहां पर जो है वो आपकी संस्था ने अपने प्रमापित उद्देश्य से अधिक जो है वो सफलता प्राप्त की है। इसे हम पॉजिटिव डिविएशन बोलते हैं, जिसमें 2 अधिक हमने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो ये डिविएशन की जो है वो डिफरेंसेस मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास डिविएशंस नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो हमें नेगेटिव डिविएशन में तो बहुत गहराई से जो है वो अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव डिविएशन का भी अध्ययन करें तो हम उसमें जो है वो फ्यूचर के लिए जो है वो और कार्यकुशलता जो है वो व्यवसाय में कर्मचारियों में ला सकते हैं। 4th स्टेप रहता है हमारा, अब जब हमने विश्लेषण कर लिया कि हमारे पास डिफरेंसेस इतने रहे हैं, तो अब हम उन डिफरेंसेस का जो है वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। हम इस चरण में हम जो है वो ये देखेंगे कि क्या कारण रहे हैं कि किस वजह से जो है वो हम जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं अपने उद्देश्यों को। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम जो है वो ये किस बात का ध्यान देंगे कि क्या प्रमाप प्राप्त हो सका है, इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड। यदि हां तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य पूर्व की भांति चला रहेगा। इसके विपरीत यदि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को प्राप्त नहीं किया है तो हमें जो है वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा कि क्या विचलन स्वीकार्य है। कहने का मतलब है जो डिफरेंस रहा है हमारी स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच, प्रमाप जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहा है क्या वो स्वीकार्य है। अगर स्वीकार्य है, हमें पता है कि भाई ऐसा ही होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो डिफरेंस एक्सेप्ट नहीं है, मतलब कि आप अच्छा कर सकते थे, तो तब आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर जाना होगा कि तीसरा जो है वो है क्या प्रमाप स्वीकार्य हैं। ऊपर था आपका क्या विचलन स्वीकार्य है, अब है क्या प्रमाप स्वीकार्य है। कहने का मतलब है आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, उद्देश्य निर्धारित किए थे, क्या वो स्वीकार्य हैं, आपने सही स्टैंडर्ड्स बनाए थे। यदि प्रमाप स्वीकार्य हैं तो विचलनों की खोज की जाएगी। कहने का मतलब है आपके प्रमाप भी जो निर्धारित किए गए हैं वो सही है, तब आपको जो है वो अपने डिफरेंसेस जो आपके डिविएशंस आई हैं उनकी खोज करनी पड़ेगी और उसके ऊपर जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी और काम आगे चलेगा। लेकिन अगर प्रमाप निर्धारित जो किए गए थे वही गलत हैं, तो तब हमें फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप का पुनर्निर्धारण। जब आपके पास ये तीसरे पॉइंट का आंसर आ जाता है कि आपके प्रमाप ही गलत हैं, मतलब आपने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल है, तो तब आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने प्रमापों को जो है वो गलत मानना पड़ेगा और दोबारा से अपने प्रमाप निर्धारित करने पड़ेंगे। यदि प्रमाप गलत है तो उसको फिर से निर्धारित किया जाएगा और नए सिरे से प्रमाप निश्चित होंगे और फिर वास्तविक प्रगति का उसके साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो प्रमापों डिविएशंस का एनालाइज करते हैं और सुधारात्मक कार्यवाही के लिए जो है वो आगे की ओर चलते हैं। एक इसमें और टॉपिक है डिविएशन टॉलरेंस लिमिट। आपको पता ही है कि डिविएशन का मतलब है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस और हमारे जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो उसकी एक टॉलरेंस लिमिट के बारे में यहां बताया गया है, विचलन की सहन सीमा। इस संबंध में हमारे पास 2 सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत। एक संगठन की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना ना तो बचतपूर्ण है और ना ही सरल है।
अतः उन क्रियाओं को निश्चित कर लेना चाहिए जिनकी संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको छोटी छोटी जो कम महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं उनमें ना उलझ कर उन क्रियाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिनके विपरीत परिणाम आने पर संस्था को नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों को जिसमें मतलब 0.5% 2% का नुकसान हो रहा है, ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं में ना उलझकर हमें जो है वो उन बातों पे ध्यान देना है जो संस्था के लिए जो है वो भारी नुकसान हो सकती है। तो हमें जो है वो महत्वपूर्ण क्रियाओं पर ही नियंत्रण रखना है, ऐसा इस सिद्धांत के हिसाब से जो है वो समझाया गया है। और दूसरा जो सिद्धांत इसने बताया है विचलन सहन सीमा को लेकर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रबंधक को महत्वपूर्ण विचलन आने पर ही सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट डिविएशन जब आपके सामने आएगी, बहुत बड़ा डिफरेंस आपके सामने आएगा, तभी जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और केवल महत्वपूर्ण विचलनों को ही, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो डिविएशन है, डिफरेंसेस हैं, उन्हीं को जो है वो हाई लेवल के मैनेजमेंट के ध्यान में लाना चाहिए। तो आगे है जो हमने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। इनका लाभ क्या है संस्था के लिए? महत्वपूर्ण विचलनों पर ध्यान देने से समय और प्रयास की बचत होती है। कहने का मतलब है आप छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ना देके जो बहुत जरूरी डिविएशंस नहीं है संस्था के लिए, जिसकी वजह से जो है वो संस्था को नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं विचलनों पर ध्यान देने की जो है वो जरूरत है। उससे समय और प्रयास दोनों की बचत होगी। दूसरा है प्रबंधकों का ध्यान महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहता है। इससे ये अगर हम जो है वो अपने व्यवसाय में इन दोनों सिद्धांतों को अपनाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण और अपवाद द्वारा प्रबंध, तो हमें जो है वो अगर हम ये अपनाते हैं तो प्रबंधकों का ध्यान जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहेगा। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि इसमें और प्रयासों की भी बचत होगी। और तीसरा, छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के अधिकार अधीनस्थों को सौंपने से अधीनस्थों का मनोबल बढ़ेगा और महत्वपूर्ण सीमाओं को तुरंत पहचान कर संभावित हानि से बचा जा सकता है अगर हम इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आगे है हमारे पास कॉजेज ऑफ डिविएशन, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारे पूर्व निर्धारित प्रमाप होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके बीच में जब भी कंपेयर किया जाता है, उनको कंपैरिजन किया जाता है, तो ज्यादातर क्या कारण उनके बीच में हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डिफरेंसेस आते हैं, हमारे उद्देश्यों को जब हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वहां क्या हमारे जो है वो कारण रहते हैं, वो सबसे पहले मानवीय कारण। मानवीय कारण में कर्मचारियों की अकुशलता जो है वो मुख्य है। दूसरा है हमारे पास अनिश्चित घटनाएं, जैसे हड़ताल, तालाबंदी, कच्चे माल की कमी, अनेक प्रतियोगियों का बाजार में प्रवेश करना। ये अनिश्चित घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से जो है वो हम जो है वो अपने पूर्व निर्धारित प्रमापों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा है विभिन्न रुकावटें, जैसे कई बार जो है वो कारखाने में कोई मशीन की टूट फूट हो जाना या बिजली की पूर्ति में बाधा आना, तब जो है वो वर्किंग नहीं हो पाती है और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब भी जो है वो ये विचलन हमारे सामने आते हैं, डिविएशंस हमारे सामने आती हैं। या फिर एक मुख्य कारण और है गलत प्रमाप, जैसे बिक्री, लाभ, लागत, इसके बारे में अगर आपने स्टैंडर्ड ही गलत निर्धारित कर दिए तब भी डिविएशंस आती हैं, यानी कि डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि प्रमाप ही आपने गलत निर्धारित किए हैं। और जब प्रमापों के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम जो है वो कंपेयर करने लगेंगे तो उनके बीच में नेचुरली डिविएशन आएगा, डिफरेंसेस आएंगे। तो ये कारण रहते हैं। इसके बाद जब हमने एनालाइज कर लिया अपने डिविएशंस को और कारणों की खोज कर ली हमने कि किन कारणों की वजह से जो है वो हम अपने प्रमापों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उनके बीच में जो डिफरेंस आया होता है, उसके कारणों की खोज जब हम कर लेते हैं और सारा एनालाइज कर लेते हैं, तब हम जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं और हमारा ये इंपॉर्टेंट कार्य हो जाता है फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर हमने अभी तक सब कुछ किया, मान लीजिए हमने जो है वो कंपैरिजन कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस का हमारे जो पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ, लेकिन उसके बाद अगर हम ये सुधारात्मक कार्यवाही ना करें
तो तब जो है वो सारा कार्य बेकार हो जाएगा हमारा। तो नियंत्रण प्रक्रिया का ये अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम सुधारात्मक कार्यवाही करना है। इससे पूर्व विचलन व उनके कारणों का पता लगा लिया जाता है और सुधारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य वास्तविक प्रगति को निर्धारित प्रगति के अनुकूल बनाना है। कहने का मतलब है हमने जो प्रगति निर्धारित की थी वहां तक पहुंचने के लिए जो है वो हमने वास्तविक प्रगति को लाना होता है और उसी लिए ये सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसमें दो प्रकार की हमारे पास व्यवस्थाएं शामिल है। सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है सुधारात्मक कार्यवाही में, वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करना। मान लीजिए यदि प्रोडक्शन में कमी जो है वो मशीन की खराबी के कारण हुई है, आपने कुछ सेट किए थे टारगेट की हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है और आप उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि मशीन खराब थी। तो आप क्या करोगे, वास्तविक प्रगति जो रुकी है आपकी वो मशीन की खराबी की वजह से रुकी है, तो मशीन को हम तुरंत ठीक करवा लेंगे और कर्मचारियों से अधिक समय तक काम करवाकर प्रोडक्शन की कमी को पूरा कर लेना चाहिए। एक तो ये हमारे पास जो व्यवस्था है करेक्टिव एक्शन लेने की। दूसरा है इस कमी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना। उदाहरण के लिए मशीन में खराबी होने के कारणों का जो है वो हम गहराई से अध्ययन करेंगे कि ये मशीन क्यों खराब हुई और फिर ऐसे उपाय करने हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या जो है वो दोबारा उत्पन्न ना हो। तो हम इस 5th पॉइंट में जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि जो है वो आगे जो है वो हम दोबारा से कंपैरिजन जब करें तो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल नजदीक ला सकें। जब भी सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सुधारात्मक कार्यवाही विचलनों के कारणों की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करनी है, ऐसे ही नहीं करनी है। डिफरेंसेस किस वजह से रहे हैं उसी की कार्यवाही की जाए, सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी। और यदि स्टैंडर्ड गलत निर्धारित किए गए हैं, आपके प्रमाप ही गलत हैं, तो उनको ठीक कर देना है। तीसरा है सुधारात्मक कार्यवाही उसी प्रबंधक द्वारा की जाएगी। करेक्टिव एक्शन वही व्यक्ति लेगा जिसका उस कार्य से सीधा संबंध हो और कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए ताकि भविष्य में जो है वो हानि से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि उसमें देरी करनी है, कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो जो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और आपके नियम होते हैं, नीतियां, कार्यविधियां और नियम, इनमें अगर परिवर्तन करने की जरूरत हो तो वो भी किए जा सकते हैं। हम जो ये करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं लास्ट स्टेप में, सिर्फ करेक्टिव एक्शन लेना ही जो है वो वहां से हमारा नियंत्रण का कार्य पूरा नहीं होता है, बल्कि ये भी देखना है कि इस कार्यवाही को करने से, यानी कि ये करेक्टिव एक्शन लेने से, सुधारात्मक कार्यवाही करने से वास्तविक परिणामों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या हम जो है वो अपने टारगेट की ओर बढ़ सके हैं। और नकारात्मक परिणाम मिलने पर हमको जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही दोबारा करनी पड़ सकती है। तो ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा और इसी से हमारा जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि नियंत्रण एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।